तो आज हमारे हाथ जो नोट्स लगे हैं वो बहुत ही खास है, बहुत पर्सनल है। ये किसी कोचिंग सेंटर या किसी टॉपर का इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बड़े भाई मनीष की अपने छोटे भाई ऋषभ को दी गई सलाह है और टॉपिक है आईसीएसई क्लास 10 की तैयारी। और इसको पढ़कर मतलब साफ लगता है कि ये सिर्फ टिप्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरी की पूरी रणनीति है। हाँ, जैसे किसी बड़ी जंग को जीतने का पूरा प्लान हो। और इसमें जो बात इसे खास बनाती है ना, वो इसका वो निजी स्पर्श है, वो इमोशन है। सही बात है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, इसमें एक उम्मीद है। ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताता, बल्कि क्यों और कैसे करना है उसकी गहराई में जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस रणनीति की परतों को खोलें और समझे कि ये सलाह किसी भी छात्र के लिए क्यों इतनी मायने रखती है। या कहूं तो किसी भी इंसान के लिए जो कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहता है। हाँ, वही। अगर परीक्षा की तैयारी एक बड़ी इमारत खड़ी करने जैसा है तो ये नोट्स उस इमारत का ब्लूप्रिंट है। वाह, बहुत अच्छी मिसाल दी है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले पन्ने से शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला पॉइंट है आईसीएसई कक्षा 10 2025-26 के सिलेबस को अच्छी तरह से समझें। अब ये सुनने में तो बहुत ही सीधा और बुनियादी लगता है। कोई भी यहीं से शुरू करेगा। इसमें नया क्या है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये जितना बुनियादी लगता है उतना ही शक्तिशाली है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर छात्र सिलेबस को बस चैप्टर्स की एक लिस्ट की तरह देखते हैं कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। लेकिन ये लिस्ट नहीं है, ये उस लड़ाई के मैदान का नक्शा है जिसका जिक्र आपने अभी किया। ओके। ये आपको बताता है कि दुश्मन कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर, और आपको अपनी सेना यानी अपनी ऊर्जा और अपना समय कहाँ लगाना है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर क्या ये नक्शा कभी-कभी डरावना नहीं हो सकता? मतलब जब कोई छात्र देखता है कि उसे मान लीजिए 10 विषयों में 150 अध्याय पढ़ने हैं, तो ये नक्शा प्रेरणा देने के बजाय उसे डरा भी तो सकता है। आपने बहुत अहम सवाल उठाया और यहीं पर अच्छी तरह समझने का मतलब सामने आता है। हाँ। इसका मतलब सिर्फ ये देखना नहीं है कि कितना पढ़ना है, बल्कि ये समझना है कि क्या पढ़ना है। जब आप सिलेबस का विश्लेषण करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हर साल ज्यादा नंबर के सवाल आते हैं। अच्छा। ये उस इमारत के मुख्य स्तंभों की तरह हैं, और कुछ टॉपिक्स बस सजावट के लिए आए। ये नक्शा आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि कौन से स्तंभों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वाह, स्मार्ट वर्क यहीं से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ये जानने से कि क्या जरूरी है और उससे भी ज्यादा क्या गैर जरूरी है। एकदम सही, ताकि हम उन चीजों पर घंटों बर्बाद ना करें जिनसे शायद 2 नंबर का सवाल भी ना आए। ये आपकी तैयारी को पहले दिन से ही एक दिशा देता है। तो एक बार जब ये नक्शा हमारे हाथ में आ गया, हमें पता चल गया कि लड़ना कहाँ है, तो अगला सवाल ये है कि हम अपनी ऊर्जा को तैनात कैसे करें। शायद यहीं पर दूसरा सुझाव, एक स्मार्ट स्टडी शेड्यूल बनाएं, काम आता है। सही पकड़ा आपने, और यहाँ स्मार्ट शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि टाइम टेबल तो हम सबने बनाए हैं। मुझे याद है मैंने एक बार बनाया था जिसमें मैंने सोने के लिए सिर्फ 5 घंटे रखे थे। हाँ। वो 1 हफ्ते भी नहीं चला। तीसरे दिन मैं क्लास में ही सो गई। आपने तो एकदम सटीक उदाहरण दे दिया। यही होता है। शायद यही स्मार्ट और अवास्तविक शेड्यूल का फर्क है। बिल्कुल। ज्यादातर टाइम टेबल इच्छाओं की सूची होते हैं, हकीकत का आईना नहीं। एक स्मार्ट शेड्यूल सिर्फ घंटों का हिसाब नहीं रखता। तो फिर क्या करता है? वो यथार्थवादी होता है। वो आपकी एनर्जी के उतार चढ़ाव को समझता है। जैसे जो विषय आपको सबसे मुश्किल लगते हैं, उन्हें उस समय पढ़िए जब आपका दिमाग सबसे ताजा हो। शायद सुबह उठने के बाद। हाँ, बिल्कुल। और आसान विषयों को तब के लिए रखिए जब आप थोड़ा थक चुके हो। और शायद इसमें ब्रेक लेने की भी जगह होती होगी, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। सिर्फ जगह ही नहीं होती, ब्रेक लेना उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना। अच्छा। हाँ, विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग 2 मोड में काम करता है, एक फोकस्ड मोड और दूसरा डिफ्यूज्ड मोड। जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपका दिमाग डिफ्यूज्ड मोड में जाता है और पर्दे के पीछे उन मुश्किल समस्याओं को सुलझा रहा होता है। अरे वाह, वो यूरेका वाले पल पढ़ाई के दौरान नहीं बल्कि चाय पीते हुए आते हैं। एकदम। तो एक स्मार्ट शेड्यूल अनुशासन और लचीलेपन के बीच का एक सुंदर संतुलन है। ये आपको बर्नआउट से बचाता है। ये पक्का करता है कि आप मैराथन के आखिरी किलोमीटर तक दौड़ते रहें, न कि पहले ही किलोमीटर में हाफ जाएं। बिल्कुल। ये एक ऐसी योजना है जिसका आप असल में पालन कर सकते हैं, जो आपको प्रेरित करती है, सजा नहीं।
तो हमारे पास इमारत का ब्लूप्रिंट यानी सिलेबस है और उसे बनाने का कंस्ट्रक्शन प्लान यानी शेड्यूल भी तैयार है। अब सवाल उठता है कि हम कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, और यहीं पर मनीष का तीसरा निर्देश आता है। कक्षा 10वीं की ICSE किताबों को अपना प्राथमिक हथियार बनाओ। हाँ, और ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर आज के दौर में शायद सबसे मुश्किल भी है। मुश्किल क्यों? क्योंकि आज हम जानकारी के शोर में जी रहे हैं। हर विषय पर 10 तरह की रेफरेंस बुक्स हैं, हजारों YouTube वीडियोस हैं, अनगिनत ऑनलाइन नोट्स हैं। हाँ, ये तो है। छात्रों के लिए यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस पर भरोसा करें। वो अक्सर एक चीज से दूसरी चीज पर कूदते रहते हैं। इसे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं ना? सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। और यहीं पर यह सलाह एक लंगर का काम करती है। मतलब भटकाव से बचाती है? बिल्कुल। देखिए, परीक्षा का पेपर कोई यूट्यूबर या कोचिंग सेंटर वाला तो बना नहीं रहा। नहीं, वो ICSE बोर्ड बना रहा है, और उनके लिए आपकी टेक्स्ट बुक ही मतलब बाइबल है। परीक्षा के सवाल, उनकी भाषा, सब कुछ आपकी टेक्स्ट बुक के इर्द गिर्द ही घूमता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें कोई और किताब देखनी ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे समझना जरूरी है। कैसा जाल? आज के दौर में जब हर जानकारी एक क्लिक दूर है, तो हमारा दिमाग आसान और नया खोजता है। ऑनलाइन वीडियो देखना आसान लगता है, पर असल मेहनत और गहरी समझ मोटी किताब के पन्नों को पलटने से ही आती है। सही बात है। ये सलाह कहती है कि पहले अपनी टेक्स्ट बुक को घोल कर पी जाइए, उसकी नींव पर अपनी इमारत खड़ी कीजिए। उसके बाद दीवारों को और मजबूत करने के लिए आप दूसरी किताबों का सहारा ले सकते हैं। वाह, ये एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। मतलब ये सिर्फ एक स्टडी टिप नहीं, बल्कि एक तरह की दिमागी ट्रेनिंग भी है। बिल्कुल। तो ठीक है, इमारत की नींव और ढांचा हमारी टेक्स्ट बुक से बनेगा। अब मान लीजिए इमारत बननी शुरू हो गई है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि काम सही हो रहा है या नहीं? शायद यहीं पर चौथा पॉइंट काम आता है। हाँ, ICSE के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से अभ्यास करो। हाँ, ये आपकी तैयारी का क्वालिटी कंट्रोल चेक है। क्वालिटी कंट्रोल चेक। हाँ, ये सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है कि आपको कितना आता है, बल्कि ये समझने के लिए है कि जो आपको आता है उसे परीक्षा में पेश कैसे करना है। इसे एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग समझिए। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब हम परिणाम यानी क्वेश्चन पेपर से शुरू करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षक की सोच क्या है। एकदम सही। जब आप पिछले 5-10 सालों के पेपर देखते हैं तो आपको परीक्षक का पैटर्न समझ आने लगता है। अच्छा, आपको पता चलता है कि किस चैप्टर से हर साल सवाल आता ही है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, किस स्टेप के कितने नंबर मिलते हैं। ये जानकारी किसी भी गाइड बुक से ज्यादा कीमती है। और ये शायद परीक्षा के डर को भी कम करता होगा, है ना? यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। जब आप बार बार उसी माहौल में खुद को डालते हैं तो असली परीक्षा के दिन वो माहौल अनजान नहीं लगता। बिल्कुल, ये आपको सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं बल्कि प्रदर्शन के लिए तैयार करता है। जब आप घड़ी लगाकर 3 घंटे में एक पेपर हल करते हैं तो आप अपने समय प्रबंधन, अपनी हैंडराइटिंग की स्पीड और दबाव में शांत रहने की अपनी क्षमता का भी अभ्यास कर रहे होते हैं। ये आपको आत्मविश्वास देता है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। सही कहा। आप परीक्षा हॉल में एक जाने पहचाने दोस्त से मिलने जाते हैं, किसी अनजान दुश्मन से नहीं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो हमारी इमारत का ब्लूप्रिंट तैयार है, निर्माण योजना बन चुकी है, मटेरियल चुना जा चुका है और क्वालिटी कंट्रोल भी हो रहा है। अब इमारत खड़ी हो गई है, लेकिन उसे हमेशा मजबूत रखने के लिए नियमित रखरखाव की जरूरत होती है। हाँ, और यहीं पर मनीष की आखिरी और शायद सबसे गहरी सलाह आती है। रिवीजन को एक रोज की आदत बनाओ। और मुझे लगता है ज्यादातर छात्र यहीं पर चूक जाते हैं। बिल्कुल, वे रिवीजन को एक काम समझते हैं जिसे परीक्षा से 1 हफ्ते पहले किया जाता है, जबकि ये एक आदत होनी चाहिए, जैसे रोज ब्रश करना। ये चक्रवृद्धि के सिद्धांत यानी कंपाउंडिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। चक्रवृद्धि का सिद्धांत मैंने इसे हमेशा निवेश से जोड़ा है, पढ़ाई से कभी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि रोज 15 मिनट का रिवीजन परीक्षा से पहले 10 घंटे की मैराथन पढ़ाई से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? कई गुना ज्यादा। देखिए, जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो वो आपके दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। ठीक है। अगर आप उसे दोहराते नहीं हैं तो एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व के अनुसार आप 24 घंटे में उसका 50 से 80% तक भूल सकते हैं। इतना ज्यादा? हाँ, लेकिन जब आप उसे नियमित अंतराल पर दोहराते हैं तो वो जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थायी रूप से बस जाती है। ये रटना नहीं है, ये ज्ञान को अपने दिमाग में अंकित करना है।
तो ये आखिरी समय के तनाव और घबराहट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। दैनिक रिवीजन ये सुनिश्चित करता है कि परीक्षा के दिन ज्ञान आपकी उंगलियों पर हो, ना कि दिमाग के किसी गहरे कोने में दबा हुआ। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ देखें तो ये सिर्फ 5 सलाहें नहीं है। नहीं, ये एक पूरा चक्र है। हमारी इमारत की कहानी पूरी हो गई है। पहले ब्लूप्रिंट बनाया, फिर निर्माण योजना तैयार की, सही मटेरियल चुना, क्वालिटी चेक किया और अंत में रोज रखरखाव किया। सही कहा आपने। और इन सभी बिंदुओं के पीछे एक ही मूल विचार है, सक्रिय और जागरूक तैयारी। ये सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करने के बारे में है। यह आपको अपनी तैयारी का ड्राइवर बनाता है, पैसेंजर नहीं। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये ब्लूप्रिंट सिर्फ एक एकेडमिक परीक्षा के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन के किसी भी बड़े लक्ष्य पर लागू हो सकता है। हाँ, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई नया स्किल सीखना हो या अपने करियर में आगे बढ़ना हो। पहले लक्ष्य को समझें, एक योजना बनाएं, मूल सिद्धांतों पर टिके रहें, पैटर्न का विश्लेषण करें और लगातार अभ्यास करें। यह सफलता का एक सार्वभौमिक सूत्र है। और इन सब तार्किक और रणनीतिक बातों के बाद इन नोट्स का अंत एक बहुत ही प्यारे और व्यक्तिगत नोट पर होता है। मनीष लिखता है, ऑल द बेस्ट ऋषभ बाबू। ये बाबू शब्द हमें याद दिलाता है कि ये किसी गुरु का ज्ञान नहीं है, ये एक बड़े भाई का प्यार, उसकी चिंता और उसका विश्वास है। हाँ, वो व्यक्तिगत स्पर्श इसे सिर्फ निर्देशों की एक सूची से उठाकर एक भावनात्मक समर्थन का प्रतीक बना देता है। ये कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। और शायद यही बात किसी भी रणनीति से ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल। और ये हमारे लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। क्या? तैयारी की ये रूपरेखा जो एक अकादमिक परीक्षा जैसी एक संरचित चुनौती के लिए बनाई गई है, क्या ये जीवन में आने वाली उन अनियोजित और अचानक परीक्षाओं के लिए भी उतनी ही उपयोगी नहीं हो सकती? बहुत गहरा सवाल है। शायद उन चुनौतियों के लिए भी हमें पहले स्थिति को समझने, एक योजना बनाने, अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहने और अपने पिछले अनुभवों से सीखने